सोचिए कोई अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा है, मीटर की तरफ देखा और कीमत दिख रही है 100 रुपए से ऊपर। जो कि आजकल बहुत आम बात है। बिल्कुल, लेकिन क्या उस व्यक्ति को पता है कि वो जो पैसा दे रहा है ना, उसमें से आधा हिस्सा पेट्रोल का है ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो दरअसल उस राजनीतिक टाइमिंग की कीमत चुका रहा है जो ठीक चुनाव खत्म होने के बाद मीटर में जोड़ दी जाती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब सोचिए ना, चुनाव के दौरान जो कीमतें किसी जादू से एक ही जगह रुकी रहती हैं, वो वोटिंग खत्म होते ही अचानक आसमान क्यों छूने लगती हैं? सही बात है। तो इस रिपोर्ट के केंद्र में है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और दूध की कीमतों में हुआ अचानक और भारी इजाफा। जी। जहां अर्थशास्त्र की किताबें राजनीति के कैलेंडर के हिसाब से लिखी जाती हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक जगह से शुरुआत है, क्योंकि जब हम पेट्रोल या दूध के दाम बढ़ने की खबर पढ़ते हैं ना, तो दिमाग उसे सिर्फ एक आर्थिक घटना मान लेता है। हाँ, मतलब लगता है कि बाजार है तो दाम ऊपर नीचे होंगे ही। बिल्कुल, लेकिन जब हम इस रिपोर्ट की गहराइयों में जाते हैं तो समझ आता है कि ये महज बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है। ये एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है, जहां नीतियां, सत्ता का नियंत्रण और आम लोगों की जेब का गणित, ये सब एक दूसरे से टकराते हैं। मतलब एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ 3 रुपए का इजाफा नहीं है, बल्कि एक रोकी गई अर्थव्यवस्था का अचानक से खोला गया वाल्व है। तो चलिए इस वाल्व के खुलने का असर देखते हैं। इस शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का सीधा उछाल आया है। जी। सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि बात सिर्फ घर से बाहर निकलने तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसी हफ्ते बुधवार को देश की 2 सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी। ये एक तरह का डबल अटैक है। वही तो। अब जब सुबह की चाय से लेकर ऑफिस जाने तक का खर्च एक ही हफ्ते में छलांग मार दे, तो एक आम परिवार के बजट पर इसका जो असर होता है, उसे सिर्फ महंगाई कहना शायद काफी नहीं होगा। इसे सिर्फ महंगाई इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये एक कंपाउंडिंग शॉक है। कंपाउंडिंग शॉक थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ, मतलब एक चक्रवाती झटका। देखिए, जब दूध के दाम बढ़ते हैं तो वो सीधा असर है, आपको तुरंत दिखता है। हाँ, वो तो बिल में सामने दिख जाता है। लेकिन जब ईंधन के दाम बढ़ते हैं ना, तो वो एक अदृश्य असर पैदा करता है जो हर सप्लाई चेन में घुस जाता है। अर्थशास्त्र में इसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, कैस्केडिंग इफेक्ट। जी। भारत में आज भी माल ढुलाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रकों पर निर्भर है, जो डीजल से चलते हैं। तो जब डीजल 3 रुपए महंगा होता है, तो केवल ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं बढ़ता। तो और क्या बढ़ता है? उस ट्रक में रखी हर चीज, चाहे वो अनाज हो, दवाइयाँ हो या कपड़े हो, उन सब की लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब हम हर चीज के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल। यानी एक आम इंसान दूध के लिए 2 रुपए अतिरिक्त दे ही रहा है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से हर उस चीज के लिए अतिरिक्त पैसे दे रहा है जो किसी गाड़ी में बैठकर उसके शहर तक पहुंची है। बाप रे। लेकिन मुझे यहाँ एक शंका है। मैं सोच रहा था कि क्या हम हर चीज के लिए राजनीति और चुनाव को ही दोष नहीं दे रहे हैं? आपका क्या मतलब है? मतलब भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है ना? हाँ, ये तो फैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तो वैसे भी बहुत अस्थिर रहती हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि ये बढ़ोतरी विशुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार का परिणाम हो और इसका चुनाव से कोई लेना देना ना हो? देखिए, ये तर्क तेल कंपनियों द्वारा अक्सर दिया जाता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के तंत्र को समझें, जिसे अंडर रिकवरी कहते हैं, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अंडर रिकवरी, ये क्या होता है? मैं समझाती हूँ। जब चुनाव आने वाले होते हैं ना, तो एक अघोषित नियम के तहत सरकारी तेल विपणन कंपनियां, जिन्हें OMCs कहते हैं, वो अपनी कीमतों की दैनिक समीक्षा रोक देती हैं। अच्छा, मतलब दाम रोज नहीं बदलते? हाँ, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा भी हो रहा हो, तो भी वे घरेलू बाजार में दाम नहीं बढ़ाती, वे खुद घाटा सहती हैं। इसी घाटे को अंडर रिकवरी कहा जाता है। मतलब वो जानबूझकर नुकसान उठा रही हैं। बिल्कुल, ये एक प्रेशर कुकर की तरह है जिसकी सीटी को जबरन दबा दिया गया हो। ओहो। फिर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और आचार संहिता हटती है, तेल कंपनियां न केवल वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से दाम तय करती हैं, बल्कि जो पुराना घाटा है वो भी वसूलती हैं। एकदम सही। चुनाव के दौरान उन्होंने जो घाटा सहा है, उसे भी आम उपभोक्ताओं से ही वसूलती हैं। इसका मतलब है कि जो स्थिरता हमें चुनाव से पहले दिख रही थी, वो असल में स्थिरता नहीं थी।
वो तो एक उधार था। जी हाँ। और अब चुनाव के बाद आम इंसान वो चुका रहा है जो उसने कभी उधार लिया ही नहीं था। इसे तो एक अदृश्य चुनाव टैक्स कहना चाहिए। ये बहुत ही सटीक शब्दावली है। ये एक अदृश्य चुनाव टैक्स ही है। उपभोक्ता को लगता है कि उसे चुनाव के दौरान सस्ते ईंधन का फायदा मिला, लेकिन असल में उस घाटे को बाद में एक मुश्त झटके के रूप में उसी की जेब से निकाला जाता है। इसीलिए ये एक साथ 3 रुपए का उछाल लेकर आता है। बिल्कुल, बजाय इसके कि ये कुछ पैसों में धीरे धीरे बढ़ता, ये एक बड़ा झटका बन जाता है। और जाहिर है जब ये अदृश्य टैक्स एकदम से जनता पर थोपा जाता है तो विपक्ष इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। वो तो होना ही है। रिपोर्ट में जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो इसी बात की पुष्टि करती हैं। अब इससे पहले कि हम इन राजनीतिक बयानों का चीरहरण करें, मैं श्रोताओं को एक बात स्पष्ट कर दूं। जी, ये जरूरी है। हमारा काम यहाँ किसी पार्टी का बचाव करना या किसी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ये डिकोड कर रहे हैं कि राजनीतिक मशीनरी संकट के समय कैसे काम करती है और नैरेटिव कैसे गढ़े जाते हैं। बिल्कुल, किसी भी स्वस्थ चर्चा के लिए ये तटस्थता बहुत अनिवार्य है। तथ्यों को उनके संदर्भ में देखना जरूरी है। तो रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि पीएम मोदी ने जनता पर हंटर चलाया, चुनाव खत्म और वसूली शुरू। बहुत कड़े शब्द हैं। हाँ, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का बयान तो और भी तीखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के 5 दिवसीय विदेश दौरे और इस महंगाई को आपस में जोड़ दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उधर मोदी जी विदेश यात्रा पर गए और इधर देश को पेट्रोल डीजल की महंगाई का तोहफा दे गए। और सबसे ध्यान खींचने वाली लाइन थी कि काश अभी तक चुनाव चल रहे होते तो पेट्रोल डीजल महंगा ना होता। वही चुनाव वाला एंगल। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे एक पहले से ही पता चलने वाली बात या प्रेडिक्टेबल पैटर्न बताया। हाँ, उनका बयान मैंने भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि पहले वे आपके वोट को लूटते हैं, फिर वहीं चोट पहुंचाते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रेडिक्टेबल पैटर्न की बात हो रही है, क्या लोकतंत्र में आर्थिक नीतियों का इतना अनुमानित हो जाना जनता के लिए खतरनाक नहीं है? देखिए, ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर संस्थाओं की स्वायत्तता पर सवाल उठाता है। कैसे? कागज पर देखें तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें डीरेगुलेटेड हैं। मतलब सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है? कागज पर तो यही है, यानी सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और तेल कंपनियों को बाजार के हिसाब से रोज दाम तय करने चाहिए। लेकिन जब देश का एक बड़ा विपक्षी नेता खुलेआम यह कहता है कि ये प्रेडिक्टेबल है और जनता भी जानती है कि चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ेंगे, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसका मतलब है कि डीरेगुलेशन सिर्फ एक दिखावा है, असली नियंत्रण अभी राजनीतिक सत्ता के हाथ में है। ये तो बहुत गहरी बात है। और ये स्थिति जनता के मन में व्यवस्था के प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा करती है। जब आर्थिक फैसलों की टाइमिंग इतनी सफाई से राजनीतिक कैलेंडरों के साथ मिला दी जाती है ना, तो लोग मानते हैं कि उन्हें पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक कृत्रिम बुलबुले में रखा गया था। और चुनाव खत्म वसूली शुरू जैसे नारे इसी अविश्वास की उपज हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ओ क्या? जब बात जनता तक पहुंचने की आती है ना, तो नेता सिर्फ अंडर रिकवरी या मुद्रास्फीति जैसे भारी भरकम शब्द नहीं बोलते। वे उन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं जो सीधे दिमाग पर वार करें। बिल्कुल, कम्युनिकेशन का यही तरीका होता है। जैसे शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान देखिए। उन्होंने रुपया, डीजल और पेट्रोल के बीच एक रेस करवा दी। क्रिकेट वाली रेस? हाँ, उनका बयान था कि इनमें से सेंचुरी यानी 100 का आंकड़ा सबसे पहले कौन लगाएगा। साथ ही उन्होंने मुंबई में ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा पहले ही शतक लगाने का तंज भी कसा। ये संकट के समय राजनीतिक संचार यानी क्राइसिस कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान थोड़ा खटक रहा है। ऐसा क्यों? उन्होंने महंगाई के इस दौर में लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। अब प्रियंका चतुर्वेदी का शतक वाला जोक तो समझ आता है, वो सीधा दर्द से जुड़ा है। लेकिन अखिलेश यादव की साइकिल की बात मुझे अर्थशास्त्र या जनता की चिंता से ज्यादा अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह का मुफ्त विज्ञापन लग रही है। क्या ये गंभीर आर्थिक संकट को अपनी राजनीतिक ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करना नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही तीखा और सही ऑब्जर्वेशन है और राजनीति में इसे नैरेटिव हाईजैकिंग कहते हैं। नैरेटिव हाईजैकिंग? हाँ, जब भी कोई राष्ट्रीय संकट होता है, राजनेता केवल सरकार की आलोचना नहीं करते, वे उस संकट को एक सीढ़ी के तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब मौके का फायदा उठाना।
बिल्कुल। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि पेट्रोल महंगा होने पर लोग साइकिल नहीं चलाने लगेंगे। ये कोई व्यावहारिक आर्थिक समाधान नहीं है। हाँ, 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर ऑफिस थोड़ी जा सकते हैं। वही तो। लेकिन ये संचार का एक मास्टर स्ट्रोक जरूर है। वे एक तरफ बिना ईंधन के चलने वाले वाहन की बात करके महंगाई पर तंज कस रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत ही चतुराई से लोगों के दिमाग में अपनी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल प्लांट कर रहे हैं। मतलब संकट कोई भी हो, ब्रांडिंग नहीं रुकनी चाहिए। एकदम। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तो यही किया। उन्होंने आर्थिक गिरावट को भारत के सबसे बड़े धर्म यानी क्रिकेट से जोड़ दिया। ये बात तो है, क्रिकेट तो सबको समझ आता है। हाँ, जब कोई नेता रुपए के अवमूल्यन या डेप्रिसिएशन की बात करता है तो आम लोग टीवी चैनल बदल देते हैं। बोरिंग लगने लगता है। लेकिन जब कोई कहता है कि रुपया 100 रन बनाने वाला है तो एक दिहाड़ी मजदूर भी समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। सही कहा। राजनेता जानते हैं कि जनता के गुस्से को दिशा देने के लिए उन्हें नीरस आंकड़ों की नहीं बल्कि हंटर, शतक और साइकिल जैसे विजुअल प्रतीकों की जरूरत होती है। ये तो हो गई नारों और प्रतीकों की बात। लेकिन इस रिपोर्ट में एक और ऐसा मुद्दा है जो हमेशा पेट्रोल डीजल की चर्चाओं में एक जिन की तरह बाहर आ जाता है। आप केंद्र और राज्य के विवाद की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार की लड़ाई। रिपोर्ट में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। उन्होंने वैट को लेकर कुछ कहा है ना? हाँ, उन्होंने पूछा कि क्या अब बंगाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो वहाँ दिल्ली द्वारा नियंत्रित सरकार है, जैसे केंद्र द्वारा फंड रोके जाने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बयान दरअसल भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की सबसे दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये हमेशा वैट और एक्साइज के झगड़े पर ही क्यों रुक जाता है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब अगर दाम बहुत ज्यादा हैं तो बेस प्राइस यानी मूल कीमत को कम क्यों नहीं किया जाता? पेट्रोल पंप के बिल पर हमेशा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की ये महाभारत क्यों छपी होती है? इसे समझने के लिए हमें उस टैक्स ट्रैप या करों के जाल को समझना होगा जो 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद बना था। जीएसटी वाला एंगल। हाँ, देखिए, जब भारत में जीएसटी लाया गया तो राज्य सरकारों ने अपना बहुत बड़ा अधिकार यानी अलग अलग चीजों पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र को सौंप दिया। सही बात है। लेकिन राज्यों ने दो चीजों को अपने पास ही रखा, शराब और ईंधन। इन दोनों को जीएसटी से बाहर रखा गया था। मतलब ये राज्यों के लिए कमाई का जरिया बने रहे? बिल्कुल। आज की तारीख में राज्य सरकारों की अपनी स्वतंत्र कमाई का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट ही है। अच्छा, और केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता। वो क्या? केंद्र सरकार जो एक्साइज वसूलती है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सेस के रूप में होता है। सेस? जैसे एग्रीकल्चर सेस या रोड सेस? जी बिल्कुल, जैसे कृषि अवसंरचना सेस या सड़क निर्माण सेस। संविधान के अनुसार सेस के रूप में जो पैसा केंद्र के पास आता है उसे राज्य सरकारों के साथ बांटने की जरूरत नहीं होती। क्या बात कर रही हैं? हाँ, वो 100% सीधा केंद्र की जेब में जाता है। अच्छा, तो जब केंद्र सरकार कहती है कि हमने अपना टैक्स कम कर दिया है, अब राज्य भी अपना वैट कम करें, तो क्या वो एक प्रकार का जाल होता है? बिल्कुल जाल होता है। यही डेरेक ओब्रायन के बयान का आधार है। जब केंद्र सरकार राज्यों से वैट कम करने को कहती है तो राज्य बुरी तरह फंस जाते हैं। क्योंकि उनकी कमाई तो वहीं से हो रही है। हाँ, अगर उन्होंने वैट कम किया तो उनके पास स्कूल, अस्पताल या पुलिस का खर्चा चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे, क्योंकि जीएसटी का जो मुआवजा है वो वैसे भी अक्सर देरी से मिलता है या बंद हो चुका है। बाप रे, ये तो बहुत फंसा हुआ मामला है। डेरेक ओब्रायन यही इशारा कर रहे हैं कि जो राज्य केंद्र सरकार की पार्टी द्वारा शासित नहीं है उनका फंड रोक दिया जाता है, इसलिए वो वैट कम करने का जोखिम उठा ही नहीं सकते। लेकिन अब चूंकि बंगाल में दिल्ली द्वारा नियंत्रित सरकार यानी केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की सरकार है, तो उन्हें फंड की कमी का डर नहीं होना चाहिए और उन्हें तुरंत वैट कम करना चाहिए। अब समझ में आया उनका पूरा तंज। ये केवल ईंधन की बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमारे देश के वित्तीय ढांचे में राज्यों को पंगु बना दिया गया है और उसका सारा बोझ पेट्रोल पंप पर खड़े एक आम उपभोक्ता के कंधों पर डाल दिया गया है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया कितनी उलझी हुई है। जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं
तो हम केवल कच्चे तेल को रिफाइन करने की कीमत नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी भर रहे हैं, हम केंद्र के उस सेस को भर रहे हैं जो राज्यों के साथ बांटा नहीं जाता, और हम राज्यों के उस वैट को भर रहे हैं जो उनकी मजबूरी बन चुका है। जी। और इन सब के ऊपर हम उस राजनीतिक टाइमिंग की कीमत भी चुका रहे हैं जो चुनाव खत्म होने के बाद अचानक से लागू हो जाती है। और यही बात दूध और सीएनजी पर भी लागू होती है। जब अर्थशास्त्र को राजनीति के टाइम टेबल पर चलाया जाता है ना, तो आपूर्ति और मांग यानी डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत धरे के धरे रह जाते हैं। सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन सा फैसला किस चुनाव में कितने वोट लाएगा या कितने वोट कम करेगा। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि 15 मई 2026 की इस रिपोर्ट में छिपे हुए तार कितने गहरे हैं। बिल्कुल। शुक्रवार को ईंधन के दामों में 3 और 2 रुपए की वृद्धि और बुधवार को दूध में 2 रुपए का उछाल कोई अचानक हुई घटना नहीं है। जी। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के जरिए उस ट्रक के किराए से लेकर हमारी सुबह की चाय तक पहुंचता है। सही बात है। हमने तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी के उस प्रेशर कुकर को समझा जिसकी सीटी केवल चुनाव के बाद बजती है। हमने डिकोड किया कि कैसे नेता शतक और साइकिल जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करके आर्थिक संकट को एक क्राइसिस मार्केटिंग में बदल देते हैं। एकदम। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने उस टैक्स ट्रैप को समझा जहां जीएसटी के बाद राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल के वैट पर निर्भर होने के लिए मजबूर हैं और केंद्र अपने सेस के जरिए एक तरफा राजस्व बटोर रहा है। इस पूरी चर्चा ने ये तो साबित कर ही दिया है कि एक आम उपभोक्ता अर्थशास्त्र और राजनीति के एक बहुत ही जटिल चौराहे पर खड़ा है। हाँ, और इसी चौराहे पर हम आज की चर्चा को रोकते हैं। लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। वो क्या है? इस पूरी बातचीत के बाद ये साफ है कि जब हम बाजार से कोई बुनियादी चीज खरीदते हैं तो उसकी कीमत आपूर्ति या मांग से नहीं बल्कि चुनावी तारीखों से तय हो रही है। तो सवाल ये है, क्या हम उपभोक्ता अब कभी किसी चीज की असली मार्केट वैल्यू यानी बाजार मूल्य चुका रहे हैं, या फिर हम सिर्फ वो मनमानी कीमत चुका रहे हैं जो उस समय की राजनीति के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक है? इस पर सोचिएगा जरूर।